अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बॉर्डर, उनके नाम क्या हैं? इस बात को समझने से पहले यह समझें कि इंटरनेशनल बॉर्डर या अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होती क्या है। जैसे जब कभी कहीं प्लॉटिंग हो और प्लॉट कटें, एक प्लॉट मिला ए को, दूसरा मिला बी को, तीसरा मिला सी को, अलग अलग लोगों को मिले। प्लॉट मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि वहां बाउंड्री लगवा लेते हैं। बाउंड्री डिफाइन करती है कि ये जो प्लॉट है कहां तक हमारा है और उसके बाद दूसरे का है। और ज्यादातर प्लॉट जो खरीदते हैं वो लोग बाउंड्री कराते हैं जिससे कोई विवाद ना हो। जब यही प्रक्रिया देशों के बीच में होती है तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। अच्छा, प्लॉट ले लिया, प्लॉट में लेने के बाद हमने बाउंड्री करा दी, ये और बाउंड्री कराने के बाद जो अपनी तरफ आया यानी अपना है वो देश कहलाया और दूसरी तरफ है वो विदेश कहलाया। लेकिन एक और बात, सीमा दो तरह की होती है, इंटरनेशनल और नेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब कोई प्लॉट ए ने लिया और ए के दो बच्चे हैं, दो बालक हैं, तो उसने क्या करा कि उस प्लॉट लेने के बाद उसमें एक दीवार और लगा दी कि लेफ्ट का बड़े बेटे का और राइट का छोटे बेटे का। तो ये हो जाती हैं नेशनल बॉर्डर, राष्ट्रीय सीमाएं, कि यहां तक यूपी है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, कि इसके बाद राजस्थान है, कि इसके बाद पंजाब है। इसी प्रकार जो है नेशनल और इंटरनेशनल, देश के अगर अंदर हो तो नेशनल और देश के अगर बाहर हो तो इंटरनेशनल। अब हम बात करते हैं पहली सीमा, कौन सी? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ पहली जो अंतरराष्ट्रीय सीमा। पहली क्या है तो कोई भी कहीं से चालू कर लो, लेकिन रेड क्लिफ की हम बात करेंगे क्योंकि ये सबसे, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि रेड मतलब ब्लड, खून लाल होता है ना, यानी सबसे ज्यादा खून कहाँ बहा। इस रेखा को बनने के लिए या बनने से पहले लाखों लोगों का खून, अनगिनत लोगों का खून बहा, इसलिए रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, क्या नाम है? रेड क्लिफ। ये किस देश के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होती हैं वो आप ये समझ लो, ये स्वार्थी लड़ाई है। जिन्ना को ये थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, और नेहरू जी ये चाहते थे कि देश का प्रधानमंत्री मैं बनूं। लोगों का कोई फायदा नहीं, लोग दोनों तरफ से, हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए, अनगिनत मारे गए, देश का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। अब भाई अगर जिन्ना प्रधानमंत्री रहते या नेहरू रहते और आपस में कंप्रोमाइज करते, कोई गृह मंत्री बन जाता, कोई राष्ट्रपति बन जाता, कोई प्रधानमंत्री बन जाता, तो शायद ये सीमा ना बनती और लाखों लोग ना मारे जाते। लेकिन स्वार्थ की लड़ाई है, मुझे पद मिले बाकी दुनिया कुछ भी हो। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में, यानी पृथ्वी एक है, यहां कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा होनी नहीं चाहिए। और सरकार भी अगर हो तो एक सरकार हो पूरे विश्व में जो जन कल्याण करेगी, मानव का विकास करेगी, मानव के साथ साथ जानवरों की भी रक्षा करेगी, जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनकी भी रक्षा करेगी। सांसद चुन चुन के जाए पूरे विश्व से, और पूरे विश्व में कहीं भी, ये नहीं भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी अलग अलग, जैसे यूएनओ की मीटिंग होती है, अलग अलग देश में सभाएं लगें उन सांसदों की, यानी पूरे विश्व में सांसद ही हो, और उसके बाद एक जगह सरकार बन जाए। मैं कह रहा हूं कोई सीमा हो ही नहीं, कोई वीजा की जरूरत नहीं, कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कहीं भी कमाओ और कहीं भी शादी करो। हमारे आधे भारतीय तो रूस की तरफ भागेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर। रेड क्लिफ, जैसा इसके नाम से ही रेड आ रहा है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। और ये 15 अगस्त 1947 को कब ये रेखा मान ली गई? एक तुक्का मान लिया गया कि साहब, जैसे दो भाइयों में बंटवारा होता है कि उधर के कमरे तुम्हारे और इधर के मेरे। कब? 15 अगस्त 1947। लेकिन ये तो जैसे बंटवारा होता है ना कि उधर का तुम्हारा इधर का हमारा, फिर उसमें क्या करता है, किया जाता है बाद में, नीम डाल दी जाती है या नाप होती है।
तो जो ये जो सीमा बनी रेड क्लिफ, वो मान ली गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री रूप से जो 17 अगस्त यानी 2 दिन बाद, आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुई। 17 अगस्त यानी 2 दिन बाद, आजादी के 2 दिन बाद प्रकाशित हुई, तब जाके ये डॉक्यूमेंट्री हुई, डॉक्यूमेंट बना। रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच है, और इसका किसने किया डिसाइड, निर्धारण करने किया, सर सिरिल रैडक्लिफ। रेड क्लिफ जैसे रेड क्लिफ ही, जहां शॉर्ट नेम है इनका रेड क्लिफ, लेकिन पूरा नाम जो था वो था सर सिरिल रैडक्लिफ। ये प्रकाशित हुई 17 अगस्त 1947 को, और मान कब लिखी, 15 अगस्त 1947 को। जैसे भाइयों के बंटवारे में मान लिया था ना कि आधे कमरे तुम्हारे और आधे मेरे, लेकिन बाद में नाप होने के बाद या लिखित रूप से होता है कि सब यहाँ से जो रेखा है वो आपकी और इससे इधर के हमारी। ऐसा होता है कि भाइयों के बंटवारे में भी भाई आपस में बंटवारा कर लें कि उधर का तुम्हारा इधर का हमारा। रात को फिर बीवियां कान खाती हैं, वो कहती हैं वो बीच में जो समर लग रहा है वो किधर जाएगा, वो समर हमारा है या समर बड़े भाई का है। तब जाके अगले दिन या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद लिखित रूप से होता है कि ये जो लाइन है, इससे इधर जितनी सुविधाएं वो हमारी, उधर तुम्हारी। तो 17 अगस्त 1947 को ये प्रकाशित हुई लाइन, कौन सी, रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा निर्धारित हुई। अच्छा, ये जो लाइन है रेड क्लिफ, उसकी लंबाई किलोमीटर में देखें, देखो यहाँ भी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच खून बहुत बहा है, इसीलिए आंकड़ा भी खराब है। 3 और एंड में 3, बीच में 2 आया केवल। 3323 किलोमीटर। किलोमीटर में अगर हम देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट टू किलोमीटर, तो दिस इज 3323, 3323। एंड अगर हम मील में बात करें तो 2065, कितना, 2065 मील्स, 2065 मील्स, और किलोमीटर कितना है, 3323। यहाँ आंकड़ा भी खराब है, याद रखना, ये याद करने के लिए बहुत सही है कि आंकड़ा खराब है, इसमें 3 आ रहा है और 3 बार आ रहा है, बीच में 2 आ गया है। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो कहेंगे मैकमोहन। मैकमोहन जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कौन से देश के बीच है, बहुत इंपोर्टेंट है, ज्यादातर पेपरों में आती है और शुरू से आती है। इससे संबंधित या इससे इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। मैकमोहन, इसका निर्धारण भारत ब्रिटिश सरकार, भारत में जो ब्रिटेन की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, उनके विदेश मंत्री कौन थे, इसका निर्धारण भारत ब्रिटेन सरकार के विदेश मंत्री, भारत में जो ब्रिटेन की सरकार थी उसके जो विदेश मंत्री थे, फॉरेनर मिनिस्टर हेनरी मैकमोहन, कौन थे, हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया। किसने किया, हेनरी मैकमोहन ने, जो कि भारत में ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटेन भारत सरकार जो विदेश मंत्री थे, हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया। अच्छा, किस किस के बीच हुई ये जो सीमा है, वो भारत और चाइना, चीन के बीच है, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, वो हुआ 1914 में। कब हुआ, 1914 में। किस किस के बीच हुआ, आज के चीन के बीच नहीं हुआ। ये जो हुआ समझौता, वो हुआ भारत और तिब्बत के बीच। किसके बीच, भारत और तिब्बत के बीच। भारत और तिब्बत के बीच यानी भारत और तिब्बत प्रतिनिधियों के बीच, जो तिब्बत के प्रतिनिधि थे। अच्छा, उस समय जब ये समझौता हुआ 1914 में, उस समय जो तिब्बत था वो स्वतंत्र क्षेत्र था, वो चाइना के अंडर नहीं था, स्वतंत्र क्षेत्र था। इसीलिए जब कोई फ्री होती है, अब चाइना इसको नकारता है। चाइना क्यों नकारता है कि जो प्लॉट का मालिक था और उसने किसी के नाम बेनामा कर दिया। अब चाइना ने क्या किया, या चाइना क्या, कोई भी प्लॉट के मालिक ने बेनामा किया, बेका, या कोई एग्रीमेंट किया किसी तीसरे के साथ, यानी भारत के साथ। मालिक कौन थे, तिब्बत के लोग।
तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ समझौता किया 1914 में। और कहाँ हुआ ये? शिमला समझौता। कौन सा समझौता? एग्रीमेंट कौन सा है? शिमला एग्रीमेंट, ठीक है, शिमला समझौता 1914 में। जैसे प्लॉट का मालिक हो, उसने किसी तीसरे के साथ, भारत के साथ आपस में कोई भी एग्रीमेंट किया, समझौता किया, ठीक है, मालिक कर सकता है। अब चाइना ने 1950 तक जो तिब्बतियों का क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो चाइना कहने लगा कि हम जो उस समय ओरिजिनल मालिक था, हम उसकी बात मान ही नहीं रहे, बी डिनाई। तो ये विवाद है। चाइना जो है वो मैक-मोहन रेखा को मानता नहीं है, क्योंकि ये जो है तिब्बत, जो कि उस क्षेत्र के मालिक थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने ये समझौता किया 1914 में। इसकी लंबाई जो है मैक-मोहन की, वो कितनी है? 890। कितना? 890। 8 9, जैसे 10 में से 0 ले लिया गया हो, जैसे कहते हैं ना 10 में से 0 ले लिया, 0 ले लिया, तो ये देखो क्रम बन गया 8 9 10, 890, ठीक है। कितना? 890 लंबी है ये सीमा जो है। तो ये मैक-मोहन जो बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो भारत और चीन के बीच है। जो समझौता हुआ इसके संबंध में वो हुआ 1914 में भारत और तिब्बत के बीच, क्योंकि तिब्बत उस समय स्वतंत्र क्षेत्र था। वी विल टॉक अबाउट अदर ड्यूरेंट रेखा। कौन सी रेखा? ड्यूरेंट रेखा। ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं या रेखा है, ये मोस्टली ज़्यादातर पेपरों में आती हैं। यूपी पुलिस हो, टेट हो, लोक सेवा आयोग हो, राज्य सेवा आयोग हो, कोई भी पेपर हो, ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। किसके मध्य? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। लेकिन ये जो पूर्वी भारत था उस समय 1896 में, 1896 में कौन देख रहा था भारत के पूरे क्षेत्र को, जिसमें पाकिस्तान, भारत के और क्षेत्र भी, जो कि बाद में डिवाइड हो गए, पाकिस्तान अलग देश बन गया। उस समय ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत में सरकार चला रही थी और उसी ने ज़्यादातर समझौते किए। तो उस समय जो भारत का जो पूर्वी भाग था, यानी कि पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, उसके मध्य और अफगानिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ या लाइन खींची गई, जिसे ड्यूरेंट रेखा कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा किसके मध्य? ये है आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। कब हुई? 1896। अच्छा, इसको डिसाइड किसने किया? डिसाइड जो किया वो किया मार्टिगल ड्यूरेट। और ये लंबाई है इसकी, वो किलोमीटर में है 2670, 2670। अब हम अदर एक रेखा की बात करेंगे, सिगफ्रायड रेखा। सिगफ्रायड रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य, क्योंकि जर्मनी देखो विश्व युद्ध हुआ, ये जो घटनाएं हुई मोस्टली विश्व युद्ध, ये वाली विश्व युद्ध के आसपास किया। जर्मनी के साथ जो ज्यादातर विवाद हुआ वो विश्व युद्ध के आसपास। ये रेखा जो है सिगफ्रायड रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य। किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के मध्य। अब देखो 38, इसके नेक्स्ट है 38 भी समांतर रेखा। देखो इसको तो मैं आपको याद कराऊं, 38वीं, जैसे किसी में झगड़ा हो तो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा है, 36 में 2 और बढ़ा दो। पूछो क्यों? क्योंकि ये उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है वो ज्यादातर 36 का नहीं, और 2 कदम आगे रहता है। 2 कदम आगे मतलब लड़ने के लिए तैयार, रेडी ऑल टाइम, यानी 36 का नहीं 38 का आंकड़ा है इसका। तो ये है जो 38वीं समांतर रेखा किस किस के मध्य है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया देखो, जब, क्योंकि किम जोंग उत्तरी कोरिया का तानाशाह, जब किसी के पास ज्यादा पावर आ जाती है
तो वो दूसरों को परेशान करने से पहले वो सबसे पहले पड़ोसी को परेशान करता है। इसीलिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो रेखा है वो 36 नहीं, 36 का आंकड़ा कहते हैं ना, ये 38 का आंकड़ा, 2 कदम आ गया ना किम जोंग। इसके नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा ये है जर्मन और पोलैंड के बीच। किसके बीच? जर्मन और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, क्योंकि जर्मनी, नाजी को तो सब जानते हैं, इसलिए जर्मनी को याद करना बहुत आसान है। जर्मन और पोलैंड के बीच। इसके बाद बात करते हैं मैनरहीन। मैनरहीन रेखा किस किस के बीच है? तो आपको बता दूं कि मैनरहीन सोवियत रूस, जैसे अमेरिका रूस को ज्यादातर किस तरीके देखता है? मैनरहीन। रूस को गठानता नहीं, लेकिन रूस ताकतवर देश है, केवल अमेरिका उसे बातों से डराना चाहता है और रूस डरेगा नहीं बातों से। इसलिए अमेरिका जो कहता है उसे मैनरहीन बोल देता है। इसे याद करने के लिए बोल रहा हूं। मैनरहीन यानी कैसे बोला है? सोवियत रूस को। और किनके साथ है? फिनलैंड के साथ। किसके साथ? फिनलैंड के साथ। मैनरहीन रेखा, देखो रूस तो परमानेंट याद हो गया, मैं समझ रहा हूं। अमेरिका मैनरहीन बोलता है रूस को। तो सोवियत संघ रूस जो है, सोवियत रूस जो है उसके और फिनलैंड के मध्य कौन सी रेखा है? मैनरहीन रेखा। इसके बाद हम बात करेंगे 24वीं। देखो 38वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। किसके? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, क्योंकि 36 का आंकड़ा है ना, 38 का, वो 2 कदम आगे रहता है किम जोंग। अब ये 24वीं समांतर रेखा। अब 24वीं समांतर रेखा, ये जो रेखा है कच्छ के पास है भारत में। भारत और ये कच्छ के पास है और भारत इसको अस्वीकार करता है। भारत कच्छ के पास पाकिस्तान से लगी हुई, इसको भारत हमेशा अस्वीकार करता है। 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास है, भारत जिसे अस्वीकार करता है पाकिस्तान और भारत के मध्य, लेकिन भारत इसे डिनाई करता है। मैगी नॉट। अब देखो मैगी तो आपने बहुत खाई, अब ये मैगी नॉट रेखा भी आ गई। जर्मनी, मैंने बताया ना, जर्मनी नाजी से हम याद रखेंगे, जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगी नॉट। मैगी नॉट कौन सी? जर्मनी एंड फ्रांस। जर्मनी क्योंकि जितनी भी फ्रांस से रिलेटेड है, आसपास के क्षेत्र के जर्मनी के, वो तो जर्मनी इन्वॉल्व होगा ही उसमें। मैगी नॉट, मैगी यानी मैगी जो आज कहते हैं 2 मिनट में तैयार, मैगी नॉट रेखा। तो जर्मनी, क्योंकि जर्मनी चाहता है कि 2 मिनट में मैं दुनिया को सबको खत्म कर दूं। कौन चाहता है? जर्मनी। और फ्रांस, किसके बीच है ये? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। फ्रांस इसलिए मैगी नॉट रेखा, जर्मनी और फ्रांस के मध्य। इसका निर्धारण भी फ्रांस ने किया है, जर्मनी ने। जर्मनी तो ये चाह रहा पूरे पर कब्जा कर लूं, लेकिन फ्रांस ने डिसाइड किया कि भाई ये रेखा जो है हमारे तुम्हारे मध्य है। कौन सी? मैगी नॉट यानी 2 मिनट में जर्मनी चाहता है मैं फ्रांस को कब्जा कर लूं, लेकिन फ्रांस ने ये डिसाइड किया ये रेखा हमारी तुम्हारी अंतरराष्ट्रीय रेखा है। इसके बाद है 49वीं समांतर रेखा। कौन सी? 49वीं 49, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका के संबंध में मैंने केवल एक 49 आपको बताई है। कौन सी? 49, 49वीं रेखा मैंने अमेरिका के संबंध में बताई है, जो कि कनाडा से संबंधित है। किसके? कनाडा। 49वीं समांतर रेखा किसके साथ है? अमेरिका और कनाडा के बीच। मैं पहले भी कहा कि